बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन बेटा क्या है कि हमने कहा था सरप्लस जो है वो दो तरीकों से रियलाइज होगा। नंबर वन, या तो सरप्लस आप खुद यूटिलाइज कर लेंगे। कैसे यूटिलाइज कर लेंगे? इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज करके। तो आप जितने अमाउंट से इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज करेंगे उतने अमाउंट से पर ईयर आप सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस एसेट से रिलेटेड जितना भी रिवर्शन सरप्लस बचा हुआ है आपके पास वो पूरा आप क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें रिटेन अर्निंग्स में। तो ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में देखने के लिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जरा तवज्जो से सब लोग इसको देखिएगा और समझिएगा। MB कंपनी बॉट एन एसेट ऑन 24 जुलाई 2012। 24 जुलाई 2012 को ये मशीन खरीदी, उसने ये एसेट परचेज किया। कितनी कॉस्ट है उसकी बेटा? 180 मिलियन। द एसेट हैड एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल है। एंड एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20 मिलियन, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 20 मिलियन। ठीक है जी। तो 180 मिलियन क्या हो गई? एसेट की कॉस्ट हो गई, और 20 मिलियन क्या हो गई? उसकी रेजिडुअल वैल्यू हो गई। द कंपनी अप्लाइज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन टू द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और कंपनी जो डेप्शन चार्ज करती है वो स्ट्रेट लाइन पे चार्ज करती है। इट ऑल्सो चार्जेस अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। भले ही एसेट 24 जुलाई को आया है, लेकिन अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो हम उस पर पूरे साल की डेप्शन क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। फुल ईयर पॉलिसी बता दी आपको। इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, और अगर ईयर एंड होता है 31 दिसंबर पर, 31 दिसंबर पर, तो यानी ये एसेट परचेज किए हुए कितना वक्त हुआ? तकरीबन 5 महीने और कुछ दिन। लेकिन क्योंकि पॉलिसी फुल ईयर है तो आप एसेट पे चार्ज करेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो ये एसेट अपना पहला फाइनेंशियल ईयर कहाँ एंड करने जा रहा है? 31 दिसंबर 2012 को। आगे बोलता जनाब, एट 31 दिसंबर 2013 द कंपनी रीवैल्यूड द एसेट टू ₹240 मिलियन, और कंपनी ने 31 दिसंबर 2013 पर, यानी कि इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं साल के एंड पर। तो इस तरह इस क्वेश्चन के जरिए हम दो केसेस कवर कर लेंगे, एक रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द पीरियड, और नंबर टू, अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को कितना ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जनाब, at 31 December 2013 the company revalued the asset to ₹240 million. Its expected remaining useful life is now 8 years. Revalue करने के बाद जो मुस्तकबिल की लाइफ है वो 8 साल है। But its expected residual value is 0. और नए एस्टीमेट के हिसाब से रेजिडुअल वैल्यू क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। मतलब रिवैल्यूएशन के बाद लाइफ में तो कोई तब्दीली नहीं आई। 2012 खत्म हो चुका, 2013 खत्म हो चुका, उसकी 10 साल में से 2 साल लाइफ कंज्यूम हो चुकी, 8 साल लाइफ कंज्यूम होना बाकी है, वो मुस्तकबिल में कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन अब ये हुआ है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू निल हो गई है। मतलब अब आप सिस्टमैटिक एलोकेशन करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही चलेंगे। तो अब उसके बाद क्या, रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह पर है कि वो आपसे टी अकाउंट मांग रहा है 31 दिसंबर 2013 तक। लेकिन जनाब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एंट्रीज बनाऊंगा, वो आप टी अकाउंट खुद बनाते रहे। बी रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? द एसेट वाज सोल्ड ऑन 12 फरवरी 2015। 2015 में आपने एसेट बेच दिया, तो 12 में परचेज किया, 13 में रीवैल्यू किया, 14 में रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट किया, 15 में बेच दिया। तो 15 में जाते वक्त कोई डेप्शन आप चार्ज नहीं करेंगे। और कितने का बेचा बेटा? 225 मिलियन का बेचा। कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2015। तो बताइए कितना गेन या लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। एंड शो द टोटल इफेक्ट ऑफ डिस्पोजल एंड ऑन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इग्नोर टैक्सेशन। और ये बताइए कि रिटेन अर्निंग पर टोटल कितना इफेक्ट जाएगा इस डिस्पोजल की वजह से। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 4 साल की ट्रांजैक्शन मांग लेते हैं, 2012, 13, 14 और 15। तो हम 4 साल की क्या एंट्रीज पास करेंगे? स्टार्ट करें बेटा।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब एक काम ये करते हैं ना, एक कंपैरिजन भी लेके चलते हैं। कंपैरिजन, ये एसेट फॉलो कर रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर ये फॉलो करता क्या, कॉस्ट मॉडल, तो हम क्या करते हैं, ये एसेट फॉलो कर रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल और एक तरफ हम फॉलो करवाएंगे इसको कॉस्ट मॉडल नाम। सबसे पहले 24 जुलाई 2012, एसेट से मुराद यानी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, क्या कॉस्ट है इसकी, 180 मिलियन, 180 मिलियन बैंक क्रेडिट, 180 मिलियन। असल सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है बेटा, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन होगा। अच्छा जी, कहाँ पहुंच गए बेटा, 31 दिसंबर को 2012, और एज पर फुल ईयर पॉलिसी चार्ज कर दी पूरे साल की डेप्रीसिएशन। एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। 180 कॉस्ट थी, 20 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10 साल। आपको डेप्शन मिल गई, कितनी मिल गई, 16 मिलियन। जवाब दें, सही है। ये पहला साल एंड हो गया। जरा बताइए, आपने 31 दिसंबर 2012 के एंड पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कितनी डब्ल्यूडीवी रिपोर्ट की, बोलिए बेटा प्लीज। कितनी डब्ल्यूडीवी रिपोर्ट की, खामोश हो गए सब लोग बेटा। बेटा 8 मिलियन क्यों होगी, क्वेश्चन क्लियर बोल चुका है, फुल ईयर पॉलिसी। बिलाल, क्वेश्चन रीड करके आया हूं मैं। द कंपनी चार्जेस फुल ईयर डेप्शन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। भूल गए बेटा, अभी लाइन पढ़ी, अभी अभी पढ़ी है। क्वेश्चन दोबारा रीड करने की जरूरत है बेटा, क्वेश्चन दोबारा रीड करने की जरूरत है बिलाल। ठीक है बिलाल, इट ऑल्सो चार्जेस फुल ईयर डेप्शन, दिख रहा है बेटा बिलाल। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो कितनी डब्ल्यूडीवी गई बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जवाब है 164 मिलियन। ऐसा ही, कोई प्रॉब्लम, 2012 वाला मामला खत्म हो गया। कहां पहुंच रहे हैं बेटा आप, तवज्जो चाहिए, कहां पहुंच रहे हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड। अगले अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर इसको रीवैल्यू नहीं कर रहे, बल्कि पहले अब इसको रीवैल्यू कर रहे हैं साल के एंड पर। तो जब साल के एंड पर रीवैल्यू करेंगे तो बेटा क्या करना है, पहले चार्ज करनी है उसकी डेप्रीसिएशन पुराने वाले हिसाब से, मतलब डब्ल्यूडीवी जो है रीवैल्यू करने से पहले उस पर। तो 31 दिसंबर 2013 को आपने डेप्शन चार्ज की, आपने कहा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वही 16 मिलियन। accumulated depreciation 16 मिलियन। अब आप बताइए कि 2013 के स्टार्ट पर accumulated डेप्शन का बैलेंस भी 16 था, मजीद बढ़ा कितने से, 16 से, और कुल मिला के अब ये एंट्री बनने के बाद हमारे पास accumulated डेप्शन का बैलेंस शीट क्या हो गया, बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स कर दी, जल्दी जल्दी कर दिए, टाइम नहीं इतना, 32 हो गया, सिंपल। लेकिन
क्या हम इसको 180 माइनस 32 पे रिपोर्ट कर दें? नहीं सर, हम इसको ईयर एंड पे रीवैल्यू कर रहे हैं। तो जब हम इसको इसी डेट पे रीवैल्यू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब रीवैल्यूड अमाउंट लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब क्या करें, अब आप क्या करें, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करें और रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने से पहले आप अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करें कितने से, 32 से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि एसेट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें 32। ये एंट्री बनने से क्या हुआ, एसेट कहां आ गया, अपने डब्ल्यूडीवी के ऊपर आ गया। जवाब दें, क्या ये एंट्री बनने से एसेट अपने डब्ल्यूडीवी पर आ गया? क्या ये एंट्री बनने से एसेट अपनी डब्ल्यूडीवी पर आ गया? क्या है डब्ल्यूडीवी? 180 माइनस 32, 148. What is 148? Historical carrying amount and actual carrying amount as well. ठीक है जी। अब इसको ले जाना है, जम करवाना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। Now what is fair market value? 240 million, 240। जवाब दे बेटा। तो आपने कहा भाई आप अभी खुद कहां पर हैं, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, और यही आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना बेटा, 148। और आपको इससे अबव जाना है फेयर मार्केट वैल्यू पर जो कि 240 है। जवाब दें, जितना अबव जाएंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। बोलिए 92। तो 92 से क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट किया। 92 से क्या किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। नहीं बिलाल बेटा 32 क्यों आएगा, कोई इंपेयरमेंट थोड़ी चार्ज हुई है, सीधा पूरा 92 अबव जाएगा एचसी, क्योंकि आप एचसीए से ऊपर जा रहे हो ना। आप एचसीए से बिलो होते हैं तो आप एचसीए तक चार्ज करते प्रॉफिट, आप तो 148 पर हो और 148 आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। इससे जितना अबव जाओगे उतना इंपैक्ट लोगे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस पर। आपने अगर एसेट को पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू किया होता, एचसीए से नीचे रखा होता, तो एचसीए तक वापस आते हुए क्या करते आप, कोई इंपैक्ट अगर आपने प्रीवियसली डाउनवर्ड रीवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट लॉस में चार्ज किया होता तो फिर आप इंपैक्ट लेते ना प्रॉफिट लॉस में। ये तो पूरा इंपैक्ट कहां पर है बिलाल बेटा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब बताइए 31 दिसंबर 2013 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना अमाउंट जा रहा है? बोलिए बेटा 31 दिसंबर 2013 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना अमाउंट जा रहा है, डब्ल्यूडीवी क्या जा रही है? सब खामोश हो गए। जवाब आना शुरू हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता। दो जवाब आए अब तक, दो जवाब। एक जवाब है 208, दो जवाब है 208 और एक जवाब है 240। हाँ बेटा, और कोई? बेटा सबके रिस्पांस का मुंतजिर हूं। कितना अमाउंट जाएगा एसओएफपी में? एसओएफपी बेटा 240 जाएगा ना। कॉन्ट्रा तो हम खत्म कर चुके हैं, अब कॉन्ट्रा क्यों मैच कर रहे हैं? 32 से कॉन्ट्रा क्रेडिट हुआ था और फिर 32 से कॉन्ट्रा डेबिट हो गया, तो कॉन्ट्रा अकाउंट तो क्लोज हो गया रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने से पहले। और रीवैल्यू करने के बाद 148 जो है वो 240 में कन्वर्ट हो गया, और जैसे 148 240 में कन्वर्ट हो गया तो रीवैल्यूएशन होने के बाद उस पर कोई फर्दर डेप्शन चार्ज नहीं हुई, कोई सब्सिक्वेंट डेप्शन जब चार्ज नहीं तो उसमें तो लेस कैसे होगी? जवाब दें। तो रीवैल्यू होने से पहले पहले तक डेप्शन चार्ज हुई थी और जितनी भी चार्ज हुई थी वो एलिमिनेट कर दी गई डेप्रिसिएशन। तो कितना अमाउंट जाएगा एसएफपी में? 240 जाएगा बेटा, रीवैल्यूड अमाउंट जाएगा 240। अब ये टी अकाउंट्स बनाएं, आप देखें बना बनाकर, तब आपको आइडिया होगा।
ये कितने छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं। चलें जी आगे आगे बढ़ते हैं मजीद। ठीक है, अगले साल चलिए अगले साल क्या करते हैं हम, तरह इसके ऊपर चार्ज करते हैं हम। अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, अब आप बताइए। हम पहुंच जाएंगे अब 31 दिसंबर 2014, ऐसे ही हम पहुंचे 31 दिसंबर 2014 और अब हम चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो अब WDV की सिस्टमेटिक एलोकेशन करते हैं, 240 डिवाइड बाय 8। ख्याल रखिएगा रेजिडुअल वैल्यू जो है वो अब निल हो चुकी है। अगर रेजिडुअल वैल्यू में चेंज ना आया तो मैं क्या करता, मैं 240 में से 20 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू लेस करता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है रीवैल्यूएशन डेट पर रेजिडुअल वैल्यू जो है वो निल हो चुकी है, तो आप क्या करें, आप 240 को डायरेक्ट डिवाइड बाय 8 कर दें। क्या आंसर है आपके पास? 30। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है जी, अब आप ये बताइए आप कितनी एक्सेस डेप्शन चार्ज कर रहे हैं। अब आप ये बताइए आप कितनी एक्सेस डेप्शन चार्ज कर रहे हैं। 14। तो 14 से हम रिटेन अर्निंग डेबिट करें, 14 से हम सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग क्रेडिट करें, बताइए। इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री हम कैसे बनाएं, चले देखते हैं। उसकी एंट्री बनाई हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा, अब इसको निकालने का फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? सरप्लस का बैलेंस कितना है बेटा? 92। 92 को डिवाइड बाय 8 करें, 92 डिवाइड बाय 8, 11.5। आप सब तो बोल रहे थे कि कितना, 14। ये आंसर तो 11.5 आ गया। सर वो जो आपने सेकंड बताया था, वो जो आपने सेकंड बताया था कि आप रीवैल्यूएशन बेस्ड डेप्रिसिएशन में से हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्रिसिएशन क्या कर दें, माइनस कर दें, तो फिर आंसर क्या आ रहा है? तब तो आंसर 14 आ रहा है। तो सर ये दोनों आंसर्स मैच क्यों नहीं हो रहे इस बार? ये सोचने वाली बात है। अगर मैं 13 में से जो 16 मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन है पर ईयर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तब तो मेरा आंसर 14 आ रहा है भाई। तब मेरा आंसर 11.5 नहीं आ रहा। तो अब क्या दोनों वेज से आंसर मुख्तलिफ आएगा? तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, जरा देखिए कि 30 में से अगर मैं माइनस करता हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन तो आंसर जो है वो, तो मुझे सोचना होगा कुछ बेटा। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ भाई समझ में आ रहा है मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ बेटा, क्या सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हसन शेख कह रहे हैं क्योंकि 20 माइनस नहीं हुआ। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस एसेट को रखते हैं कहाँ पर, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में अगर हम इसको लेके चलते हैं,
हम यानी कि अगर ये एसेट रीवैल्यू ही ना होता तो आज हमारी बुक्स में क्या पोजीशन होती? पीपी डेबिट हुआ होता कितने से? 180 से। बैंक क्रेडिट हुआ होता 180 से। सेम एंट्री, कोई फर्क नहीं, बिकॉज इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। फिर 31 दिसंबर पे डेप्शन चार्ज हुई होती, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit कितने से? 16 से। 16 से। फिर 2013 के एंड पे भी डेप्शन चार्ज हुई होती 16 से। 16 से। ठीक है जनाब, जवाब दें। और ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं रीवैल्यूएशन, ऐसी कोई एंट्री यहां नहीं बनती ना, ऐसी कोई एंट्री यहां पास नहीं होती, ऐसा ही है। अब सवाल यह है कि यहां पर 31 दिसंबर 2014 पर मैं कितनी डेप्शन चार्ज करता? अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा होता तो मैं यहां कितनी डेप्शन चार्ज करता? जब भी लाइफ में चेंज आएगा, नहीं बेटा 16 नहीं करता, ये तो है 16 नहीं करता ना। जब भी लाइफ में चेंज आता है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्शन क्रेडिट, यही समझाना चाह रहा हूँ। 16 नहीं चार्ज होती। अब ये बताइए 2 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद डब्ल्यूडीवी कितनी बचती है? जवाब होगा 148। अब अगर देखिएगा जो बोल रहा हूँ अमल कीजिएगा उसके ऊपर। 148 में से अगर मैं 20 माइनस करूं, 148 प्लीज सब लोग, 148 माइनस 20 क्या बचा? डिवाइड बाय 8 करें, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 करें, 128 डिवाइड बाय 8, 16 आया ना आंसर। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू 20 है तो रिमेनिंग वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद डिवाइड बाय 8 करने से आंसर 16 आ रहा है। लेकिन जब अगर रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई, निल हो गई, तो जितनी भी डब्ल्यूडीवी है वही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर हो गए। अब जरा क्या करें, 148 को डिवाइड बाय 8 करें, 148 को डिवाइड बाय 8 करें, $18.5। तो रेजिडुअल वैल्यू निल होने के बाद अब मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन भी क्या हो गई बेटा? 18.5 हो गई। समझे बात या नहीं? अब एक काम करें सब लोग, यहां पर इस 30 में से 18.5 को माइनस करें। 30 revaluation based depreciation and 18.5 is historical cost based depreciation। 11.5 हो गया आंसर वेरीफाई। तो क्या गलती हो रही थी हमसे? हमसे गलती ये हो रही थी कि भाई रेजिडुअल वैल्यू का चेंज तो हम कॉस्ट मॉडल में भी कंसीडर करते हैं ना, डेप्शन चार्ज करते वक्त। तो जब हमारी कॉस्ट मॉडल के अंदर डेप्शन चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंस भी चेंज होगा हमारा, या नहीं होगा? तो ये कल तक जो 20 मिलियन डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट नहीं बन रहे थे, अब वो डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट बन के वो भी डेप्शिट होंगे। 20 डिवाइड बाय 8, अगर 20 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो 2.5 से डेप्शन बढ़ जाएगी मेरी। तो पुरानी डेप्शन मेरी कितनी थी? 16, 16 प्लस 2.5, 18.5। तो 18.5 डेप्शन क्यों आ रही है? कि कल तक जो 20 मिलियन जिसको मैं डेप्रिशिएट होने नहीं दे रहा था, अब वो डब्ल्यूडीवी में मौजूद है, वो डेप्रिसिएबल अमाउंट में शामिल हो गए, और उसके अगेंस्ट जो रेजिडुअल वैल्यू लेस हो रही है वो 0 है। तो मैं अब पूरे 148 को डिवाइड बाय 8 कर रहा हूं। तो अब मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन भी कितनी है? 18.5। क्या ये बात समझ में आती है सबको यहां तक बेटा? जो सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, ये ऐसे ऐसे बारीक पॉइंट हैं जो बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं इसके अंदर, उनके कॉन्सेप्ट नहीं बने होते इन बातों के बारे में। तो भाई रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने से हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन भी चेंज हो गई। अब देखें दोनों तरीकों से आंसर वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब एसिड डिस्पोज ऑफ करते हैं, एसिड डिस्पोज ऑफ करते हैं।
कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं? दो 2015 12 फरवरी को कितने का? 225 मिलियन का। ठीक है जी। अब ख्याल है का एसेट डिस्पोज हो रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल में। अच्छा, इसको ये एक चीज और समझा दूं मैं आपको, एक चीज और समझा दूं मैं आपको यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और समझा दूं मैं यहाँ पर, रुक कर। अब ये बताओ 2014 के एंड पे बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बनेगी? डिस्पोजल तुम परफॉर्म करते हैं, पहले बताओ 2014 के एंड पे क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज। 2014 के एंड पे क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी बेटा। और बताओ उसमें कितना अमाउंट लेके जाओगे डब्ल्यूडीबी के तौर पर, बताओ। 31 दिसंबर 2014 में कितना अमाउंट लेके जाओगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डब्ल्यूडीबी के तौर पे? सब बताओ बेटा, क्या कर रहे हो? टाइम ले रहे हो बहुत ज्यादा, प्लीज सब बताइए। सर 240 एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी, और एसेट के रीवैल्यू होने के बाद उस पर सब्सिक्वेंटली अक्यूमुलेशन कितनी आई? 30 की। वेरी गुड। तो 240 माइनस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट? 210। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात, बेहतरीन बात, जबरदस्त, जबरदस्त। अब ये बताओ 2014 के एंड पर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना लेके जाओगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? कितना रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रिपोर्ट करोगे 31 दिसंबर 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एसएफपी में सरप्लस का बैलेंस कितना लिखोगे इक्विटी सेक्शन में? बोलो। बताओ बेटा सब लोग, इक्विटी सेक्शन में कितना लिखोगे बैलेंस? सर 92 से सरप्लस कितने से राइज होता है? 92 से ना। 92 में से कितना रियलाइज हो गया? 11.5, ऐसा ही है ना। अब बचा कितना? 80.5। तो 80.5 लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ऐसा ही है। गुड। अब एक काम करते हैं ना, कुछ एनालाइज करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था मैजिकल लाइन हमेशा काम करेंगी, और मैजिकल लाइंस को आप जरा देखिएगा, सारे जवाब आज यहीं मिल जाएंगे आप। ठीक है जी, बहुत तवज्जो से सुनना और समझना है इस बात। HCA, अगर मैंने एसेट को रिवैल्यू ना किया होता तो यहां पर आज WDV क्या होती? कोई बताएगा आप में से? अगर ये एसेट रिवैल्यू ना हुआ होता तो WDV क्या होती 31 दिसंबर 2014 पर? क्विक प्लीज, क्विक, जल्दी से। 132 होती। अभी आप खुद देखो 148 पर तीसरे साल की डेप्शन चार्ज हुई है वो तो 18.5 हुई है ना बेटा, भूल गए उसको? तो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तब तो आप तीसरे साल की डेप्शन 18.5 ही चार्ज करते हैं ना। देखो वही मिस्टेक्स जो बार बार समझा रहा हूँ वो किए जा रहे हैं आप लोग। 148 जो कि 16 और 16 2 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है,
तो अगर आप 148 में से 18.5 और माइनस कर दे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 129.5। तो सर अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते WDV 129.5 होती। कैसे वर्कआउट किया इसको? 148 WDV हमने निकाली भी है, उसमें से क्या करें आप 18.5 माइनस कर दें। या एसेट की कॉस्ट क्या थी 220, तो 16 और 16 कितने होते हैं 32। जवाब दें। एसेट की कॉस्ट क्या थी? सॉरी एसेट की कॉस्ट थी 180, सॉरी 180 कॉस्ट में से 16 पहले साल की डेप्शन, फिर 16 दूसरे साल की डेप्शन 32, फिर 18, कितने हो गए 50 हो जाएंगे ये, और 0.5। तो अगर मैं 180 में से 50.5 जो कि कॉस्ट मॉडल कहता है 3 साल की डेप्शन का समय माइनस कर दो तो आंसर क्या आ रहा है? वही 129.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 129.5 आपका HC है, AC है। रीवैल्यू करने के बाद आज आप कहां खड़े हैं? आप खड़े हैं सर 210 पर। तो आप 129.5 से कितना अबव हैं जरा देखिए। आप 129.5 से 210 पे मौजूद हैं आज, 210 पर, 240 माइनस 30। आप 210 पर है, 240 रिवैल्यूड अमाउंट माइनस 30 उसकी सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन। जरा डिफरेंस निकाल के देखिए। तो जो यहां से यहां तक का डिफरेंस मिलेगा वो 80.5 मिलेगा, और ये उसी बैलेंस के बराबर है जो हमारे पास सरप्लस के तौर पर मौजूद है। ऐसे ही तो इतना सरप्लस मौजूद है हमारे पास। क्या ख्याल है? जवाब दें। सही है। अब बात कंक्लूजन की तरफ जा रही है। कंक्लूड करें बात को जरा। अब देखिएगा बेटा, होशो हवास में रहिएगा। 12 फरवरी को आप इस एसेट को बेच रहे हैं 225 मिलियन का। तो यहां पर एक चीज और ला रहा हूं समझाने के लिए, सिर्फ सेलिंग प्राइस 225, ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, ये क्या कहते हैं रीवैल्यू नहीं कर रहा हूं मैं, इसे समझा रहा हूं कि आप मौजूद हैं ACA पर और आप इसको बेच रहे हैं इतने का, तो इसको डिस्पोज ऑफ करें, तो इसको डिस्पोज ऑफ करके गेन होगा। वो गेन जो होगा वो आपकी WDV और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? WDV कितनी है मौजूदा रीवैल्यू के वाले केस में, रिवर्शन वाले केस में 210, और सेल प्रोसीड कितनी मिल रही है आपको? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। रिवैल्यूएशन वाले केस में WDV 210 है और सेल प्रोसीड कितनी मिल रही है 225। गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ? गेन ऑन डिस्पोजल 15 का। सही है, ऐसा है क्या नहीं? तो अब मैं ऐसे डिस्पोज ऑफ करूं, डिस्पोज ऑफ करता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये 12 फरवरी को एंट्री बन रही है, 12 फरवरी 2015। बैंक डेबिट 225 से, accumulated depreciation डेबिट सब्सिक्वेंट वाली कितने से 30 से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से बेटा 240 से। जवाब दो बेटा। तो गेन आ गया, कितने से गेन आया 15 से। गेन आया कि नहीं आया 15 से? अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर इस एसेट को मैं कॉस्ट मॉडल में डिस्पोज ऑफ करता, कॉस्ट मॉडल में इसी डेट पर, तो मेरा गेन कितना होता? अगर मैं इसी एसेट को कॉस्ट मॉडल में डिस्पोज ऑफ करता तो मेरा गेन कितना होता? आप सबकी भरपूर तवज्जो, कंक्लूजन वाला पॉइंट है बेटा ये। अगर मैं इसी एसेट को अंडर द कॉस्ट मॉडल डिस्पोज ऑफ करता तो मेरा गेन कितना होता?
तो सर अंडर द कॉस्ट मॉडल यही मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट होता, यही मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होता। कितना? 129.5। ठीक है, और मुझे सेल प्रोसीड ये मिलती, क्या मिलती? 225। तो मुझे अपनी WDV से जितना अबव मिलता वो मेरा क्या होता? गेन होता। वो गेन कितना होता? 95.5 होता कि नहीं होता? अच्छा जी, अब देखिए, अब बात समझिए प्लीज। अब मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं कॉस्ट मॉडल के तहत। बैंक डेबिट 225 से, अक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट 3 साल की, 16 16 32 18.5 50.5। ठीक है जी, जवाब दें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने पर? अपनी कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी? 180। तो गेन कितना आता? गेन कितना आता सर? गेन कॉस्ट मॉडल में 95.5 आता। जवाब दे बेटा। तो यार कॉस्ट मॉडल में गेन ज्यादा आ रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल में गेन कम आ रहा है, क्यों? 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 क्यों बेटा? क्या डिफरेंस है? जरा चेक करो, कॉस्ट मॉडल में आने वाले गेन का और रीवैल्यूएशन मॉडल में आने वाले गेन का डिफरेंस जरा चेक करो। 95.5 माइनस 15, 80.5। तो ये 80.5 तुम्हारे पास कहां पड़ा हुआ है? रिवॉल्यूशन मॉडल में। जब 80.5 से तुम्हारी WDV ओवर स्टेटेड है, ओवर स्टेट हुई हुई है, रीवैल्यू हुई हुई है, तो जितने से WDV एक्सीड कर रही है उतने से गेन कम आ रहा है। अगर ये WDV रीवैल्यू ना हुई होती तो इतने से डिफरेंस ज्यादा बढ़ता। किसका? सेल। देखें, रीवैल्यू करना क्या कर रहा है? एसेट को, सेल प्रोसीड और WDV के डिफरेंस को कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो 80.5 से जो गेन कम आ रहा है वो गेन हमारे पास पहले ही रखा हुआ है। कहां पर? रिवर्शन सरप्लस के अकाउंट में। तो अब क्या करेंगे? अब उस गेन को वहां से उठाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गेन रियलाइज होगा कब? एसेट को बेचते वक्त। तो अब आप क्या करें? आप यहाँ एंट्री बनाएं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 80.5 से, और इसमें कोई OCI नहीं आएगा, रिलेशन की एंट्री है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 80.5 से, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 80.5। 15 गेन बन के प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, वो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा, और 80.5 भी रिटेन अर्निंग में जाएंगे। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे रिटेन अर्निंग में? 95.5। कुछ समझे बात या नहीं? तो अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो फिर आपको उसका जितना भी गेन मौजूद है सरप्लस का वो भी डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब उसको भी रियलाइज मानना है। तो सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग क्या कर देनी है बेटा? क्रेडिट कर देनी है। उसको भी ट्रांसफर कर देना मुकम्मल तौर पर। अब ये इंक्रीमेंटल डेबिशन लग के ट्रांसफर नहीं होना, क्योंकि ये एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। अगर हम इसको यूज करते रहते तो ये गेन हमें रियलाइज होता रहता, लेकिन हमने एसेट बेच दिया तो ये गेन, ये पैसा अब हमारी जेब में आ गया, और ये हमारा गेन सरप्लस खत्म करके रिटेन अर्निंग का क्या बन गया? पार्ट बन गया। हाँ जी, कुछ बात क्लियर है? बात समझ में आई है सब लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है कि जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा रिवैल्यूएशन मॉडल में तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज हो जाएगा जितना भी पड़ा हुआ होगा। और उसकी जो भी लॉजिक थी ना, वो लॉजिक भी मैंने आपको समझा दी पैरेलल किसको रखते हुए? कॉस्ट मॉडल को। कि अगर यही एसेट इस टाइम पे डिस्पोज ऑफ हुआ था कॉस्ट मॉडल में तो हमारा गेन 15 नहीं होता बल्कि हमारा गेन 95.5 होता। यस और नो?
तो भाई सबसे उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग जवाब दें, सब लोगों को बात समझ में आई हो, अल्लाह करे। सबके जवाब का मुंतजर। चलें बेटा, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका तकरीबन, मैंने ये समझ लें आपको ये टॉपिक कवर कर दिया है। कुछ छोटी मोटी बातें रही होंगी तो अलग बात है, लेकिन ये तकरीबन टॉपिक कवर है। और मैं चाहूंगा कि मैं अगली क्लास में IS-23 शुरू करूँ। इसका एक हैंडआउट दे रहा हूँ आपको, उसमें कुछ पास पेपर्स हैं ICAP के, वो आपको हैंडआउट में दे दूंगा। वो आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड करके आपको चाहे सॉल्व करें उस हैंडआउट को, जितना चाहे सॉल्व करें, पर ये अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट और कुछ पास पेपर के साथ इसको कवर कर दिया। और चाहे तो फिर एक दो बातें जो हैं इसके अंदर वो मैं कवर करके फिर जाऊं IS-23 की तरफ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल। रिजर्वेशन की वजह से हमारी WDV जो थी वो 129 के बजाय कितनी थी, 210 थी। तो जितने अमाउंट से हमारी WDV ज्यादा थी, उतने अमाउंट से हमारी सेल प्रोसीड का और WDV का डिफरेंस कम से कम हो गया। तो गेन तो उतना ही आना चाहिए ना, गेन तो पूरा हुआ है ना। तो अगर हमने अपनी WDV को बढ़ा के लिखा हुआ है, तो जितने से हमने बढ़ा के लिखा हुआ है उतने से गेन हमने कहाँ रखा हुआ है, सरप्लस में। तो अब एसेट बिक चुका, वो सरप्लस हमें रिसीव हो गया, वो अर्न हो गया। तो आप उसको क्या करते हैं, सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, उसको इनकम मान लें, लेकिन वो सीधा इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी। कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो बोलिए बेटा, बताइए। ठीक है, तो प्रैक्टिस हैंडआउट आपको सेंड करता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए सब लोग बेटा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मजीद प्रैक्टिस करने की। करेंगे सब लोग बेटा। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लिया है क्या सब लोगों ने, ICAP क्वेश्चन बैंक? चलो मैं आपको कुछ लिंक सेंड करता हूँ, ICAP पे क्वेश्चन बैंक के भी लिंक सेंड कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करें आप जितना जितना हो सके। ओके बेटा, उसको स्टॉप करूंगा मैं यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह फर्दर बात मैं अगली क्लास में करूंगा आपसे। हाँ, वो FAR 1 की जो बुक है उसी का मैं इस चैप्टर का हिस्सा भेज रहा हूँ। जो अलहम्द की हैंडबुक है FAR 1 की, उसका ये चैप्टर भेज रहा हूँ मैं, खाली चैप्टर वाइज भेज रहा हूँ उस बुक को मैं। तो जो FAR 1 की बुक है उसका मैं चैप्टर सेंड कर रहा हूँ सब स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।